अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत, पॉलिसियां तब्दील करने और जुडिशल कमीशन बनाने की भी बात की। फैसल चौधरी कहते हैं, बानी ने खत बड़ी सियासी जमात और साबिक वज़ीर आज़म के तौर पर लिखा। दहशतगर्दी के बायस फौजी जवानों की शहादत के हवाले से गुजारिशात समेत खत में 6 निकात पेश किए गए। खत में इलेक्शन, 26वें आईनी तरमीम, अलकादिर ट्रस्ट केस, पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयों और पीका कानून का भी हवाला दिया गया है। आपको बताएं कि बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को खत लिखा, पॉलिसियां तब्दील करने और जुडिशल कमीशन बनाने की बात की। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का कहना है कि बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा है। खत में कहा गया कि फौज और अवाम में खलीज नहीं बढ़ना चाहिए, हम इंतशार नहीं चाहते, फौज हमारी है। बैरिस्टर गोहर ने यह भी कहा कि बानी पीटीआई का खत पीटीआई का पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। खत में बानी पीटीआई ने सिपा सालार से पॉलिसियों पर नजर सानी का कहा है। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ से पॉलिसियों पर नजर सानी का कहा है। बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा है। एक पॉलिसी शब्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, लेकिन खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके नाते मैं कोई चीज़ें फौज के सलार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे सामने कुछ वजूहात है, ये वजूहात मैं बयान करना चाहता हूँ कि इनकी जो पॉलिसी रीजंस है इस पे आप नज़रसानी करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी चेयरमैन का आर्मी चीफ को खत अच्छी बात है, देखते हैं आर्मी चीफ की तरफ से क्या जवाब आता है। 26 नवंबर से पहले और बाद में बानी की मुंतकिली के लिए 90% मामला तय पा गए थे। बानी पीटीआई चाहते थे कि उनकी मुंतकिली से पहले कारकुनान को रिहा किया जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, बुशरा बीबी को कहीं अकेला नहीं छोड़ा, अगर वो कह दें कि अकेला छोड़ा है तो अपना मौक़िफ़ दूंगा। पार्टी में ग्रुप बंदी के हवाले से वज़ीर आला ने कहा, आज तक पार्टी में ग्रुप बंदी नहीं की, शकील खान को इन्होंने नहीं, बानी पीटीआई ने हटाया। बानी चेयरमैन का आर्मी चीफ को खत अच्छी बात है, देखते हैं वहां से क्या जवाब आता है। 26 नवंबर से पहले और बाद में बानी की मुंतकिली के मामला तय पा गए थे। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती को अटक जेल से रिहा कर दिया गया। अदालती रोबकार वसूल होने पर आजम सवाती को डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से रिहा किया गया। आजम सवाती की लाहौर हाईकोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने जमानत मंजूर की थी। आजम सवाती संजानी जलसा के मौके पर थाना टैक्सला में दर्ज मुकदमे में जेरे हिरासत थे। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती को अटक जेल से रिहा कर दिया गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई एहतजाज की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में यह नतीजा अखज़ किया गया है कि वफाकी हुकूमत के दावों के बरक्स 26 नवंबर को इस्लामाबाद में पीटीआई एहतजाज में मुबैना तौर पर जानी नुकसान हुआ था। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि मुजाहिरीन के साथ साथ सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकतों की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। एक आला सतही फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने रियासती नुमाइंदों, पीटीआई की क़यादत, मौके पर मौजूद रिपोर्टर्स और एहतजाज के दौरान मुबैना तौर पर हलाक होने वाले 7 अफराद के अहल खाना की ज़बानी शहादत कलमबंद की हैं। कमीशन को इन इल्ज़ामात पर शदीद तशवीश है कि हस्पताल इंतजामिया और पुलिस ने मुतासरीन की लाशों को उस वक्त तक अपनी तहवील में रखा। हस्पताल इंतजामिया ने फैक्ट फाइंडिंग टीम से बात करने से इनकार किया है। सहाफ़ियों और मुबैना मुतासरीन के अहल खाना के बयानात से जाहिर होता है कि ये हस्पताल मालूमात को छुपा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि पीटीआई के नवंबर के एहतजाज की आज़ादाना तहकीकात की जाए। दीगर सूबों से इस्लामाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर होने वाले 3 जजेस ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। सीनियरिटी लिस्ट तब्दील, जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर तरीन जज बन गए। वकला का एहतजाज, अदालतों का बाइकआउट, सुप्रीम कोर्ट बार ने जजेस तबादले की हिमायत कर दी। वकला एहतजाज के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर होने वाले जजेस ने जिम्मेदारियां संभाली। जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की, जिसमें लॉ अफसरान और सरकारी वकला के अलावा कोई वकील पेश नहीं हुआ। जजेस तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट तब्दील, जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर तरीन जज बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे, जस्टिस मियां गुल हसन और तीसरे और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे नंबर पर चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी भी तब्दील, चीफ जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन, जस्टिस
जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो कमेटी के रुकन होंगे। इस्लामाबाद में होने वाले कन्वेंशन के दौरान वकला ने मुतालबा किया दूसरे सूबों से लाए गए जजेस को वापस भेजा जाए, आईनी तरामीम पर फैसले के लिए 16 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए, पीका एक्ट वापस लिया जाए। कराची बार का भी जजेस का तबादले का फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहा फैसला वापस ना लिया गया तो सड़कों पर एहतजाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार ने जजेस तबादले की हिमायत करते हुए कहा आइन का आर्टिकल 200 सदर ममलिकत को जजेस ट्रांसफर की इजाजत देता है, जजेस की ट्रांसफर नई तकर्री नहीं होती। चीफ जस्टिस जाहजा अफरीदी ने दूसरे सूबों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस के तबादलों को खुशाइन करार दे दिया। कहा मुस्तकबिल में भी इस सिलसिले को चलना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट खास नहीं पूरे पाकिस्तान की है। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं, इसको मिक्स ना किया जाए। मजीद इस रिपोर्ट में। तबादला 5 जजेस का खत काम आया न बार एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने भी जजेस के तबादले को दुरुस्त और आईनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन की तकरीबी अलबरदारी से खिताब में चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। तबादले आइन के तहत हुए, विफाक पूरे मुल्क का है। एक बलोची और सिंधी बोलने वाले जजेस आए, मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तिवा केसेस का बैकलॉग खत्म करने के लिए मजीद जजेस की जरूरत है। सारा लोड 3-4 जजेस पर पड़ता है, जो मेरा दायरा इख्तियार है बिला खौफ खतर इस्तेमाल करूंगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में सजा सुनाने वाले जज को अहम ओहदा मिल गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट तैनात कर दिया गया है। चीफ जस्टिस सामिर फारूक की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल जस्टिस आजम खान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तैनात थे। जस्टिस आजम खान के हाई कोर्ट तैनाती के बाद एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी के पास सेशन जज का आर्जी ओहदा था। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खानम कहती हैं अदलिया में ऐसे जजेस लाए जा रहे हैं जो बानी पीटीआई को जेल में रखें। हमारी अदलिया में ऐसे लोग हैं जो इंसाफ दे सकते हैं, लेकिन उनको ऐसे जजेस की जरूरत है जो सजा दें और बानी को जेल में रखें। इमरान खान को जेल से नहीं निकलने देना एक, दूसरा इमरान खान की पार्टी को ख़त्म करना। ये 3 साल से जो ये पूरी जद्दोजहद मुहिम साजिशें जो हर किस्म की जिसको कहते हैं इंट्रीग चल रही थी, वो सिर्फ एक ही मकसद था और वो ये था कि इमरान खान को पहले जेल में पहुंचाना कैसे है, फिर उसके ऊपर फिर पीटीआई को ख़त्म कैसे करना है। ये तो 3 साल पहले शुरू हो गया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है आर्मी चीफ ने एनएफसी अवार्ड का इजलास बुलाने की यकीन दहानी कराई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि एनएफसी में हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई। विफाक के ज़िम्मे 2000 अरब से ज़ायद के बकाया जात हैं। मेरे सूबे का हक नहीं मिलेगा तो मज़ीद किसी से क्या बात करूँ। मुलाकात में आर्मी चीफ से कहा था कि नया एनएफसी बुलाएं वरना हम फिर सुप्रीम कोर्ट से रिजू करेंगे, जिस पर उन्होंने इजलास बुलाने की यकीन दहानी कराई तो हमने अदालत जाने का फैसला मुअख्खर कर दिया। वज़ीर आला केपी ने कहा 3 वज़रा की करप्शन बारे बातें अफवाहें हैं, ऐसी कोई बात नहीं, करप्शन जहां भी होगी उसका रास्ता रोकेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं ये तफरका और सियासत का वक्त नहीं। 77 साल में जितनी इत्तेहाद की ज़रूरत आज है पहले नहीं थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में अमन अमान के हवाले से इजलास से खिताब। कहा मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की दोबारा लहर आई, हमारे जवान खून का नजराना देकर माजी की गलतियों का अजाला कर रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 18 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शुहदा और गाजियों को सलाम पेश करती है। अस्पताल दौरे के मौके पर जख्मी जवानों के हौसले को बुलंद देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की CMH कोयटा आमद पर दहशतगर्दों से लड़ते हुए जख्मी होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की अयादत की। कहना चाहता हूँ कि 78 साल में कौम को जितनी आज इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है, जो दोबारा एक लहर आई है टेररिज्म की, दहशतगर्दी की, उसके लिए ये नौजवान, ये अफसर, ये सिपाही, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के एहलकार जो अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं, ये माजी की फाश बाज गलतियों की बना पर
आज हमारे बहादुर नौजवान कौम के सपूत उनको अपना दोबारा खून देकर उन गलतियों का अजाला कर रहे हैं। कौम के ऊपर जो एक बड़ा चैलेंज है उसको हम सब इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ उसका मुकाबला कर लें, मुल्क में अमन कायम कर लें। आज अपने खून की कुर्बानी से पाकिस्तान की एक नई दास्तान दलेरी की रकम कर रहे हैं। हम सब मिलकर उनको सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्दी बलूचिस्तान का नहीं पूरे मुल्क का मसला है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास होना चाहिए। हमें सच बोलना चाहिए। हम सच बोलने से खौफजदा हैं। सियासी मजबूरियों की वजह से हम बात नहीं करते। सरफराज बुगटी ने कहा मोबाइल स्टेटस पर वीडियो लगाने के लिए हम इदारों के खिलाफ तकरीरें करते हैं। सरफराज बुगटी ने कहा कि अमन अमान की सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास होना चाहिए। सच बोलना चाहिए। हम सच बोलने से खौफजदा हैं। सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमती रेट मौजूद नहीं। सड़क के किनारों और नज़दीक तरीन मुसल्ह गिरोहों के मरकज नजर आते हैं। रात को गली कूचे इनके हवाले होते हैं। ना जाने हुकूमत कहाँ होती है। मेरे अपने गांव में दहशतगर्द खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं। उन्होंने कहा FATF का बड़ा अहदाफ यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। इल्जामात मनी लॉन्ड्रिंग के सियासतदान पर और निशाना मदारिस हैं कि यहाँ जो एंटी पाकिस्तान एक सोच बाकायदा बनाई गई है और पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी एक जहनीत नई नस्लों को दी गई है, किस तरह हम इसको दोबारा तब्दील करेंगे कि मेरा मुल्क उसके सरहदात महफूज हैं। वो एतमाद रेजा रेजा हो चुका है। एक आम शहरी के तौर पर आप खुद अंदाज़ा लगाएं हम क्या सोचेंगे। मेरे अपने गांव में खुल्लम खुला फिर रहे हैं, मेरे घर के गली से एक तरफ भी और दूसरी तरफ भी। आजाद कश्मीर में पानी के कम होते ही ज़खायर और माहौलियाती तब्दीलियों के मद्देनजर तालाब की तामीर शुरू कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात फवाद अब्बासी की इस रिपोर्ट में देखिए। आजाद कश्मीर में शहरी हुकूमती कारकर्दगी से मायूस नजर आते हैं। तालाब बनाओ, बारिश का पानी बचाओ और चश्मे बहाल करो के तहत शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत देहातों में तालाब बनाना शुरू कर दिए ताकि आने वाले दौर में पानी की किल्लत से बचा जा सके। पुराने ज़माने में जो ऊंचाई पर लोग तालाब बनाते थे, जबड़े बनाते थे, बारिश का पानी, चश्मों का पानी सेव करते थे, वो प्लान के तहत पानी को सेव करती थी और नशेबी इलाकों को सराब करती थी, यानी आपाशी के लिए। तालाब बनाने की तरफ मबज़ूत इनकी तवज्जो लानी चाहिए। वो पहले कूलें बनाकर एक नल और कूलें बनाकर उसकी तरफ से पानी इन जबियों तक लाया जाता था। आज भी वो चीज़ की जा सकती है क्योंकि ज़मीन वही है। अपनी मदद आपके तहत इन्होंने काफ़ी काम किए। ये जो इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जबड़े बनाने स्टार्ट किए हैं तो मैं कहता हूँ कि इसमें हुकूमती सरपरस्ती में ये काम होना चाहिए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतालिका महकमों को अपने फराइज मनसबी अदा करने का पाबंद बनाया जाए ताकि माहौलियाती तब्दीलियों और पानी की कमी को दूर किया जाए। कैमरा टीम के साथ फवाद अब्बासी, ABN न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने चीनी, कुकिंग ऑयल और सब्जियों की कीमतों में इजाफे पर भी इजहार बरहमी करते हुए वज़ारत खुराक को ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ारत ख़जाना की जानिब से कहा गया है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान बुनियादी अशिया ज़रूरिया की मुनासिब कीमतों पर फराहमी यकीनी बनाई जाए। ECC ने एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में तब्दीलियों की मंजूरी दे दी है, जबकि स्टील और आयरन के स्क्रैपर्स को दी गई रेवेन्यू डिवीजन के लिए 2 अरब 79 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की गई है, जबकि FC नॉर्थ के लिए 49 करोड़ 45 लाख रुपए की ग्रांट की मंजूरी दी गई है। कराची इलेक्ट्रिक के 16 फरवरी 2024 के मुआहदे में रद्द-बदल की मंजूरी भी दे दी गई है। इसके अलावा IB के लिए 50 करोड़ रुपए की ज़िमनी ग्रांट भी मंजूर की गई है। सऊदी अरब के सहरा में म्यूनसिपैलिटी होता सदीर की जानिब से कदीमी, तारीखी और सकाफती मेला कश्ता का इनेकाद किया गया, जिसमें रिवायती जोशो खरोश और अरब सकाफत के रंग झलकते नजर आए। मेले में मुल्की और गैर मुल्की शहरियों ने भरपूर शिरकत करके अरब सकाफत से अपनी मोहब्बत का बालियाना इजहार किया। जिंदगी की बशारतों से मुज़य्यन मेले ने एहसास दिलाया कि लोग इन फजाओं को किस कदर तरसे हुए थे। उनके चेहरों पर जिंदगी, आज़ादी, खुशी
اور خیر کے رنگ رقصہ نظر آئے۔ میلے میں سعودی عرب کی ثقافت، رہن سہن، لباس، میوزک، پکوان، کھیل، قصہ خوانی اور مختلف انواع کے سٹال حاضرین کی دلچسپی کا مرکز بنے رہے۔ میلے کے انچارج ابو عمار نے کہا کہ یہ میلہ نہ صرف تفریحی لحاظ سے لاجواب ہے بلکہ معلوماتی اور فکری حوالے سے بھی اپنے اندر بے پناہ وسعت رکھتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میلے کا مقصد دوسرے ممالک کے لوگوں کو سعودی ثقافت سے متعارف کرانے کے ساتھ ساتھ نئی نسل کو روشناس کرانا ہے۔ دبئی میں صحت، ٹیکنالوجی اور بزنس ایک ساتھ، پاکستان ہیلتھ ٹیک کانفرنس کا انعقاد، جہاں دوائی بھی، ٹیک بھی اور بزنس کے چانس بھی۔ مزید بتا رہے ہیں ارشد ملک اس رپورٹ میں۔ پاکستان ہیلتھ ٹیک کانفرنس میں صحت، ٹیکنالوجی اور بزنس کا مثالی امتزاج دیکھنے کو ملا۔ ہیلتھ کیئر سیکٹر میں جدید ٹیکنالوجی کے اشتراک سے سرمایہ کاری اور بین الاقوامی شراکت داری کے دروازے کھل گئے ہیں۔ کانفرنس میں عالمی معیار کے ہیلتھ ٹیک کمپنیوں، ماہرین اور سرمایہ کاروں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کانفرنس کا مقصد پاکستان اور خلیجی ممالک کے درمیان ہیلتھ ٹیک کے میدان میں تعاون کو فروغ دینا تھا۔ پاکستانی سفیر فیصل نیاز ترمزی نے کہا کہ یہ ایونٹ پاکستان کے ہیلتھ سیکٹر میں جدت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے لوگ ہیں، ان کو بتایا کہ وہ آ کے ہمیں بتائیں کہ اگر وہ یہاں اپنی مینوفیکچرنگ یونٹ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں یا اپنی فنش پروڈکٹس کو رجسٹر کروانا چاہتے ہیں یو اے میں، پاکستان ایمبیسی اور ٹریڈ کمرشل سیکشن جو ہمارا یو اے اپنے دبئی میں، وہ حاضر ہے ان کی سروسز کے لیے عرب ہیلتھ میں۔ اور اس میں گورنمنٹ آف پاکستان، ایمبیسی آف پاکستان اینڈ یو اے، انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ یو اے وہاں پاکستان میں انویسٹ کرے اور پاکستانی یو اے میں آ کے فارماسیوٹیکل میں انویسٹ کرے۔ سو بہت ساری باتیں ہوئیں، اس طرح کی کانفرنسز ہوتی رہنی چاہیے۔ کہا کہ دبئی میں پوری ورلڈ سے ہی آتے ہیں آپ کے بائرز، آپ کے ڈسٹریبیوٹرز ہمارے فارماسیوٹیکلس کے، افریقہ سے، آسیان سے، سینٹرل ایشیا سے۔ ہمیں بتانے کی کوشش کی کہ کیسے ہیلتھ کیئر بزنس پاکستان کا دبئی میں لایا جا سکتا ہے۔ کانفرنس میں بڑی کمپنیز کے نمائندگان، ماہرین اور پاکستانی کاروباری شخصیات نے شرکت کی، جن میں علی زیب خان، ڈاکٹر فیصل اکرام، مسز شیلا جاوید اکرم، سعد اکرم، کامران عاطف اور ٹراپن مڈل ایسٹ ٹیم شامل تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد ملک، KBN نیوز، دبئی۔ آؤ ہمارے ساتھ پودے لگائیں اور اپنی کمیونٹی کو پھلتے پھولتے دیکھیں۔ جسمانی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ درختوں سے نکلنے والا فائٹوونسائن نامی مادہ مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے اور کینسر اور دیگر بیماریوں کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ یہ بات برنلے کے میئر شاہ حسین نے شجرکاری مہم سے خطاب میں کہی۔ برنلے سے فیصل راجہ کے مطابق اربن ٹری چیلنج فنڈ کے حصے کے طور پر درخت لگانے کے لیے برنلے کونسل اور رضاکاروں نے اپنی مددگار پودے لگائے۔ لندن میں پاکستانی نعت خواں سرور حسین نقشبندی کی نعتیہ شاعری کی کتاب حضور جانتے ہیں کی تقریب رونمائی ہوئی۔ تقریب کی صدارت میاں وحید الرحمان نے کی، جبکہ پیر نیاز الحسن قادری، ڈاکٹر سرور حسین، MM عالم، ڈاکٹر قاصر عباس زیدی سمیت معظم اقبال سندھو سمیت کمیونٹی رہنماؤں کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ نعمتوں کے مجموعے پر مشتمل یہ کتاب ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کتاب کو جلد ہی انگلش میں بھی شائع کیا جائے گا تاکہ یہاں کی نوجوان نسل بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ برمنگھم کے ایک مقامی ریسٹورنٹ میں پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے فیملی ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں ویسٹ مڈ لینڈز کے مختلف شہروں سے 100 سے زائد پاکستانی ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ پاکستان کے مختلف کالجز اور ماہرین تعلیم سے وابستہ ڈاکٹرز ایک ہی چھت تلے جمع ہوئے، جہاں تعمیری گفتگو اور باہمی تبادلہ خیال کا موقع ملا۔ مزید احوال برمنگھم سے ناصر محمود کی اس رپورٹ میں۔ تقریب کے دوران ڈاکٹر محبوب مرزا نے برطانیہ میں کام کرنے والے پاکستانی ڈاکٹروں کی نمائندہ تنظیم APPNE اپنے کے آئندہ انتخابات کے لیے امیدواروں کا تعارف کروایا۔ نامزد امیدواروں میں ڈاکٹر شبیہ احمد کو صدارتی امیدوار، ڈاکٹر امارہ سہیل کو جنرل سیکرٹری اور ڈاکٹر عادل کریم کو خزانچی کے طور پر پیش کیا گیا۔ اجلاس میں برطانیہ میں پاکستانی ڈاکٹروں کے مستقبل، ان کے مسائل اور فلاح و بہبود سے متعلق تفصیلی گفتگو کی گئی۔ مقررین نے تمام ڈاکٹروں کو APPNE کی ممبرشپ حاصل کرنے کی ترغیب دی تاکہ تنظیم کے نئے آنے والے ڈاکٹروں کی بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکے۔ اس موقع پر شرکاء نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ اس وقت برطانیہ میں تقریباً 20,000 پاکستانی ڈاکٹرز اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ان کی نمائندگی اور حقوق کے تحفظ کے لیے تنظیمی انتخابات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اپنے کا 4th الیکشن، جنرل باڈی الیکشن ہونے والا ہے اور اس کے لیے ہمارے کچھ نمائندے جو الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں
they've all come here, and we've organized a small dinner for them so that they can meet with the candidates, they can ask them questions. تقریب کے اختتام پر شرکاء نے منتظمین کا شکریہ ادا کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستانی ڈاکٹروں کے درمیان اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے مستقبل میں بھی ایسے اجتماعات منعقد کیے جائیں گے. سلسلے میں اولڈ بری کے ہال میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. کلچرل ڈے میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. برمنگم سے ناصر محمود کے مطابق خواتین اور مردوں نے اس موقع پر سندھی ثقافت کے حساب سے ملبوسات زیب تن کیے ہوئے تھے. پاکستان کے نامور گلوکار ارشد محمود نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے شرکاء کو بے حد محظوظ کیا. علی گل ملح اور سہراب سمرو نے مزاحیہ اداکاری کے ذریعے حاضرین محفل کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی. سندھی کمیونٹی رہنماؤں آصف میمن، محمد شیخ، ڈاکٹر شبنم جتوئی، واصف نیاز، ڈاکٹر رحیم، شہزاد میمن سمیت دوسرے مقررین نے کہا دیار غیر میں جوان سال نسل کو اپنی زبان، ثقافت، روایت، تہذیب و تمدن، موسیقی اور شاعری سے روشناس کرانا انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ اپنے ورثے سے جڑے رہیں. سرد موسم میں 100 افراد پر مشتمل گروپ نے سندھ کا روایتی رقص پیش کر کے محفل کو گرما دیا. مہمانوں کی سندھی بریانی سے تواضع کی گئی. دیکھتے رہیے ABN نیوز.